द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त संसद की ऑडिटोरियम में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत कई अहम मंत्री भी इस फिल्म को देख रहे हैं। गोधरा कांड पर आधारित है ये फिल्म और इस फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग इस वक्त संसद भवन में की जा रही है, जिसे देखने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं TV9 भारतवर्ष संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे। आनंद, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ये तमाम लोग मौजूद हैं और कौन कौन इस फिल्म की स्क्रीनिंग में मौजूद है? जी देखिए, लगभग 1 घंटा हो गया इस फिल्म को। 4 बजे फिल्म शुरू हुई थी और इस फिल्म को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत केंद्र सरकार के तमाम मंत्री मौजूद है। बीजेपी के सभी सांसद मौजूद है। एनडीए के सभी मंत्री मौजूद हैं और एनडीए के जो फ्लोर लीडर्स वो भी इस फिल्म को देखने के लिए जीएमसी बालोगी ऑडिटोरियम में मौजूद है। इसके अलावा जो फिल्म की स्टार कास्ट है, विक्रांत मैसी हो वो भी मौजूद है। जितेंद्र कपूर, जिनकी बेटी एकता कपूर ने फिल्म बनाई, वो भी इसमें मौजूद है। इसके अलावा तमाम जो बीजेपी के सांसद वो मौजूद है। और जैसा कि आपने ही बताया कि साबरमती रिपोर्ट जो फिल्म है, ये 2002 के जो फरवरी में जो दंगे हुए थे, साबरमती एक्सप्रेस को जलाया गया था, उसके बाद गोधरा में दंगे हुए थे, बाद में गुजरात में दंगे हुए, उस पर आधारित है। और जब इस फिल्म को रिलीज किया गया था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये ट्वीट करके कहा था कि अच्छी बात है कि ये फिल्म रिलीज हो रही है और ये झूठी धारणा फैलाई गई थी, उसको काउंटर करने के लिए अब सच सामने आ रहा है। क्योंकि उस वक्त प्रधानमंत्री जो अभी नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, नरेंद्र मोदी में तब आरोप लगे थे कि उन्होंने गुजरात के दंगों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए थे और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि बाद में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन जो एक नैरेटिव विपक्ष ने बनाया था वो बहुत दिनों तक चलता रहा था। और अब इस फिल्म के माध्यम से सच बताने की कोशिश की जा रही है, ऐसा बीजेपी का मानना। और यही वजह है कि जो बीजेपी शासित राज्य है उनमें से ज़्यादातर राज्यों ने इसको टैक्स फ्री इस फिल्म को कर दिया या फिर करने की प्रक्रिया में। यूपी की हम बात करें तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ फिल्म देखी थी और फिल्म देखने के बाद इसको टैक्स फ्री कर दिया था। तो जाहिर तौर पर एक जो सच था उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। जो नैरेटिव झूठा बनाया गया था उसको उसका जो सच था वो सामने लाने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि बीजेपी शासित राज्य इसको टैक्स फ्री कर रहे हैं। और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फिल्म को देखने के लिए अपने कैबिनेट कलीग्स के साथ मौजूद हैं। जी, बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का बयान, बांग्लादेश सरकार एक कट्टरपंथी सरकार है, बांग्लादेश में चरमपंथी और हिंदू विरोधी सरकार है, ये उन्होंने कहा है। पेट्रापोल प्रदर्शन में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी, पेट्रापोल में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है उसको लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया है और इसी दौरान शुभेंदु अधिकारी ने ये बातें कही। और पेट्रापोल बॉर्डर पर हिंदुओं के प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। TV9 संवाददाता रविशंकर दत्ता की आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदुओं के ऊपर जिस कदर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाते हुए आज बांग्लादेश और भारत के सीमाना भारत की तरफ पेट्रापोल बॉर्डर में लाखों के तादाद में हिंदू भक्त पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है अपना भगवा झंडा लेके और देश की तिरंगा को लेके यहाँ पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं का ऊपर अत्याचार हो रहा है और लेटेस्ट बांग्लादेश में इंडिया का जो नेशनल फ्लैग उसके ऊपर जिस तरह से अपमान किया गया, उसी के खिलाफ हम विक्षोभ प्रदर्शन करने के लिए आज यहाँ पे खड़े हुए हैं। बांग्लादेश में आज हो रहा है हिंदू के ऊपर अत्याचार। आज 2 साल के बच्चे के ऊपर फांसी लटका के मार रहा है, हिंदू नारी के ऊपर दिन दहाड़े बलात्कार हो रहा है। क्यों होगा? भारतवर्ष का हिंदू एक साथ में इस यूनुस सरकार को धिक्कार जनाता है और बांग्लादेश में जो जमात इस्लाम और BNP सरकार वहाँ पे अराजकता चला रहा है, इसी के प्रतिवाद में आज हम लोग सब इकट्ठा होके यहाँ पर शामिल हुआ है। और बांग्लादेश में हो रही हिंसा के बीच कई लोग भारत आ रहे हैं। उनसे बातचीत की TV9 के संवाददाता रविशंकर ने। बांग्लादेशी नागरिकों की जुबानी सुनिए, वहां की हकीकत। ওদিকে সত্যি কি হিন্দুদের উপর অত্যাচার হচ্ছে? সত্যি অত্যাচার হচ্ছে। কি অত্যাচার হচ্ছে? অত্যাচার ঘর দুয়ার বাড়ি ঘর দুয়ার ভাঙিয়ে লাই দিচ্ছে। আপনি কি ওদিকে থাকেন? আপনি ওদিকে থাকেন? ওই আমাদের কাছেই, হ্যাঁ, গোপালগঞ্জের ভিতর থাকে। হ্যাঁ, তো কি হয়েছে ওখানে? কি হচ্ছে ওখানে ওই
বলে হিন্দুর এই দেশ তো তোমাদের দেশ না, চালিয়ে যাও, এইসব বলে। অত্যাচার হচ্ছে, মানে কেউ কেউ বলছে অত্যাচার হচ্ছে, চিটাগাংটাই বেশি হচ্ছে। এখন তো নামছে আন্দোলনে সব জায়গায় কম বেশি, কিন্তু ওই যা একটু গন্ডগোলটা বেশি ধরে না ওটা চিটাগাং। आंदोलन जो हो रहा है वहाँ पे हो रहा है, लेकिन ये लोग अभी कह रहे हैं कि अभी हम लोग डरे हुए नहीं है, लेकिन ये ज़रूर ये कह रहा है कि कुछ जगह पे ऐसा हो रहा है जहाँ पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। घुमा फिरा के बात एक ही जगह पे आ रहा है, बांग्लादेश में जो हिंदू रहने वाले हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, और जिसके चलते आज पेट्रापोल बॉर्डर में भगवा झंडा लेके हज़ारों के तादाद में लोग पहुँच चुके हैं ये प्रोटेस्ट करने के लिए। और जो लोग उस पार से इस पार आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हम डरे हुए हैं, उनको थ्रेट मिल रहा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे हम लोग रहते हैं लेकिन हिंदुओं के ऊपर ये अत्याचार हम लोग सपोर्ट नहीं करते। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के उस बयान पर डोगरा फ्रंट के साथ हिंदू संगठनों ने भी आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र से बांग्लादेशी दूतावासों को बंद करने की मांग की है। बांग्लादेश के खिलाफ और साथ में महबूबा मुफ्ती का कल दिया हुआ बयान कि भारत की तुलना जो है वो बांग्लादेश से महबूबा मुफ्ती का एक स्टेटमेंट आता है। उसके बाद यहाँ पर राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है, जहाँ एक तरफ बीजेपी की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है कि महबूबा मुफ्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, तो वहीं आज जम्मू में डोगरा फ्रंट की तरफ से लगातार बांग्लादेश के खिलाफ यहाँ पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ का जो एम्बेसडर है ये उसकी फोटो है, कहाँ है भाई? ये उसकी फोटो ये है, उसको तुरंत यहाँ से रवाना करने का प्रयास किया जाए। और मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये अत्याचार कभी बंद होने वाला नहीं है, इसलिए जितने एम्बेसडर उसकी एम्बेसी बंद करो, यहाँ से रवाना करो और चेतावनी दो बांग्लादेश को। अगर इस तरह से हरकतें वहाँ होंगी तो हिंदुस्तान चुप बैठने वाला नहीं है। और महाराष्ट्र की सियासत में 9 दिन से सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन अगले कुछ घंटे बेहद अहम साबित होने वाले हैं। यही वजह है कि आज पीएम मोदी और अमित शाह ने संसद भवन में भी महाराष्ट्र पर चर्चा की। थोड़ी ही देर बाद महाराष्ट्र बीजेपी पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को यह जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया है। इस बीच खबर है कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार आज दिल्ली आ सकते हैं, लेकिन दिलचस्प तो यह है कि इसी दौरान एकनाथ शिंदे ठाणे में ही रहेंगे। जानकारी यह भी सामने आई है कि शिंदे के घर पर विधायकों के साथ होने वाली तमाम बैठकें कैंसिल कर दी गई हैं। और इस बीच ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अजीत पवार मुंबई से दिल्ली रवाना हो रहे हैं, मुंबई एयरपोर्ट की उनकी ये तस्वीरें सामने आई और हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से शिंदे के घर पर विधायकों के साथ होने वाली तमाम बैठकें भी रद्द कर दी गई हैं। वजह बताई गई है, डॉक्टरों की सलाह पर शिंदे आराम कर रहे हैं। उधर 4 दिसंबर को विधायक दल की बैठक होनी है और 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होना है। अब सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे बीमार हैं या फिर रूठे हुए हैं। तो महाराष्ट्र में सीएम पद पर सस्पेंस अब भी बरकरार है और इसमें सबसे अहम किरदार हैं एकनाथ शिंदे। सवाल है एकनाथ शिंदे इस वक्त बीमार हैं जैसा कि कहा जा रहा है डॉक्टरों की तरफ से, या फिर रूठे हुए हैं, नाराज हैं। ये सवाल उनकी ओर से ही दिए गए कुछ बयानों से उठ रहे हैं। 26 नवंबर को दरअसल शिंदे ने बयान दिया कि उन्हें बीजेपी का हर फैसला मंजूर है। फिर 28 नवंबर को एकनाथ शिंदे ने यह कहा कि महायुति का सीएम बनने पर कोई विवाद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब भी मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस कायम रहा। 29 नवंबर को एकनाथ शिंदे ने बयान दिया कि महायुति की अगली बैठक में सीएम पर फैसला होगा और 30 नवंबर को शिंदे अपने गांव सतारा चले गए। 1 दिसंबर को शिंदे ठाणे गए, वहां उन्होंने कहा कि सीएम पद पर फैसला अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। जबकि आज यानी 2 दिसंबर को जानकारी सामने ये आई कि शिंदे बीमार हैं, जिस वजह से उनकी सभी बैठकें टाल दी गई हैं। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि कौन हैं जिनको महाराष्ट्र बीजेपी के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया। बीजेपी ने जिनको महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षक बनाया है। महाराष्ट्र बीजेपी के पर्यवेक्षकों में एक नाम देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का है, जबकि दूसरा नाम गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का है और इनको पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक बनने के बाद विजय रूपाणी ने क्या कहा है, आइए आपको ये दिखाते हैं। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला जल्द हो जाएगा। बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया है।
पार्टी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन दोनों नेताओं की नियुक्ति महाराष्ट्र में पार्टी विधायक दल के नेता चुनने के लिए की गई है। 4 दिसंबर को महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। विधायकों की मीटिंग में नेता का चुनाव होगा। उसके बाद ही पता लगेगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में जिस नेता के नाम पर मुहर लगेगी, उसी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। पार्टी के नेता चुनने की जो प्रक्रिया है, वहाँ एज ए ऑब्जर्वर हम दोनों जा रहे हैं। अभी केंद्रीय कार्यालय बताएंगे कि वहाँ संसदीय दल की बैठक कब होगी, किस तारीख को होगी। तभी हम लोग वहाँ जाकर सबको मिलेंगे और फिर पूरा हाईकमांड को बताएंगे। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज है। देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार अमित शाह से मिलने दिल्ली आ रहे हैं। वहीं एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने साफ कहा है कि वो उप मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे घोषित हुए 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार का गठन नहीं हो सका है। महायुति में मुख्यमंत्री और मंत्रालय को लेकर अभी भी बातचीत जारी है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने सभी बैठकें रद्द कर दी हैं। वो आज ठाणे में ही हैं। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार दोनों आज शाम को दिल्ली आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मंत्रिमंडल के स्वरूप पर चर्चा होगी। इस बीच एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। श्रीकांत ने कहा कि पिछले 2 दिनों से यह खबर सवालिया निशान के साथ ही दी जा रही है कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। दरअसल इसमें कोई सच्चाई नहीं है और मेरे उप मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही सभी खबरें बेबुनियाद हैं। लोकसभा चुनाव के बाद भी मुझे केंद्र सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन पार्टी संगठन के लिए काम करने की सोचकर मैंने तब भी मंत्री पद ठुकरा दिया। मुझे सत्ता में पद की कोई चाहत नहीं है। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि मैं राज्य में किसी भी मंत्री पद की दौड़ में नहीं हूं। और महायुति में किन किन मंत्रालयों को लेकर पेच फंसा है? क्या शिंदे गुट को गृह मंत्रालय चाहिए? TV9 के इस सवाल पर संजय शिरसाट ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से आज अमित शाह साहब से भी उनकी वीसी पे बात होने वाली है और शाम में, करीबन आज शाम में या तो कल सवेर तक शिंदे साहब हो, देवेंद्र फडणवीस साहब हो या अजित दादा हो, इनकी ज्वाइंट मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है और वो होगी। और कौन से डिपार्टमेंट किसको देना है इसके बारे में निर्णय होगा। गृह मंत्रालय नहीं, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो किसको किसके हक में जाते हैं या तो किसने किसके पास जाना चाहिए। इसके बारे में विस्तार से चर्चा भी होगी और उसकी मान्यता वरिष्ठ नेताओं से ली जाएगी। और इस खींचतान के बीच मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां चल रही हैं। क्या तैयारियां हैं, इस बारे में बता रहे हैं TV9 संवाददाता कुमार कुंदन। कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, इस पर बेशक सस्पेंस बरकरार हो, लेकिन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री शपथ कहां लेगा, इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस वक्त मैं मुंबई के आज़ाद मैदान में मौजूद हूं और यहां पे आपको जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी तैयारी हो रही है इस बात को लेकर कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को यहां जुटाया जाए और लोगों को लाने के बाद यह बताया जाए कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जो भी कुछ हो रहा है उस शपथ ग्रहण के लोग वहाँ पे ऐतिहासिक गवाह बने, और इसको लेकर एक बड़ी तैयारी चल रही है। बताया जाता है कि सभी विधायकों को इस बात का टारगेट दिया गया है कि अपने अपने इलाके से ज़्यादा संख्या में लोगों को लेके आएँ ताकि एक बड़ी संख्या दिखाई जाए। इसके साथ ही एनडीए के घटक दलों को भी 5 दिसंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है। और इतना ही नहीं, जो भी यहाँ पे शपथ लेंगे उनमें जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उन सब की जो नाम है, बेशक उस पर जो अभी फाइनल डिसीजन कोई नहीं हुआ हो, उसको लेकर उहापोह जारी है, रशाकसी चल रहा है मंत्रालयों को लेकर, और तमाम तरह की जो राजनीतिक उठापटक है वो इसको लेकर जारी है। लेकिन इन सब के बीच जो सियासी तैयारी है वो पूरी तरीके से चल रही है। और एक बड़ी खबर है, संविधान के 75 साल पूरे होने पर 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में चर्चा होगी, जबकि 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा होगी। सूत्रों से खबर है कि इस चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में बोलेंगे। 4 दिन से चल रहे हंगामे के बाद संसद के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन ये सहमति बनी कि संसद सुचारू रूप से चलेगी। विपक्ष संसद में संविधान पर चर्चा की मांग कर रहा था। सभी दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ स्पीकर की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि 13-14 दिसंबर को लोकसभा में और 16-17 दिसंबर को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होगी।
बैठक में ये भी जानकारी दी गई कि इस चर्चा में प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेंगे। कल से सुचारू रूप से पार्लियामेंट चलेगा ऐसा एग्री हुआ है और ऐसा ही चलेगा, मुझे पूरा उम्मीद है। और सबसे अपील है कि हम जो रिमेनिंग हमारा शीतकालीन सत्र का जो समय हमारे पास है हम अच्छी तरह से उपयोग करें। जो भी चर्चा, जो भी विषय कोई भी पार्टी रखना चाहते हैं उसका नियम है और नियम के तहत उसको इजाज़त भी दिया जाता है। सरकार भी नियम से बंधा हुआ है, नियम से बाहर जाकर के कोई नहीं कर सकता है। संसद में आज विपक्ष ने संविधान पर चर्चा सहित संभल के मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ था। और अमोद राय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे। अमोद, उस दौर में जब विपक्ष संविधान की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा माहौल देश में बना रहा हो, उसको चुनावी मुद्दा बना रहा हो, ये जो चर्चा सदन की कितनी अहम है और क्या मैसेज इसमें दिया जा सकता है? देखिए, राष्ट्रपति ने जो संविधान दिवस के दिन भाषण दिया था, उस भाषण पे थैंक्स करने के लिए प्रधानमंत्री 14 तारीख को जो है लोकसभा में और 17 तारीख को राज्यसभा में अपना बयान रखेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो भी विवाद अभी चल रहा है, वो चाहे मणिपुर का मुद्दा विपक्ष उठा रहा हो, चाहे अदानी का मुद्दा विपक्ष उठा रहा हो या संभल का मुद्दा उठा रहा है, उन तमाम विषयों पर प्रधानमंत्री हो सकता है उस दिन खुलकर बोलें। और राष्ट्रपति को धन्यवाद करते हुए वो अपना जो भी विचार है इन मुद्दों पर, जिस तरह से विपक्ष ने एक सप्ताह तक सदन नहीं चलने दिया है और जिस इसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, तो प्रधानमंत्री इस पर अपनी बात रख सकते हैं। और प्रधानमंत्री की हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो विपक्ष के नेता बोलते हैं उनको उसका शब्द से रिप्लाई कैसे किया जाए, और उसके लिए प्रधानमंत्री पूरी तरह से तैयारी करके 14 और 17 को दोनों ही सदनों में अपनी बात रखेंगे। महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि आज स्पीकर ने जो बैठक बुलाई थी ऑल पार्टी मीटिंग, उसमें ये बात स्वीकार ली गई है कि संभल पर चर्चा होगी। जैसा कि धर्मेंद्र यादव ने स्पष्ट तौर पे बाहर आकर कहा कि संभल पे कल चर्चा हो सकती है। उसके अलावा अडानी मुद्दे पे भी चर्चा हो सकती है, मणिपुर के मुद्दे पे चर्चा हो सकती है। तो विपक्ष ने जो भी मांगे रखी हैं, महत्वपूर्ण मांगे उसकी जो भी थी, उन सबको मान लिया गया है। और प्रधानमंत्री के लिए उस दिन खुला फील्ड होगा, ओपन फील्ड होगा, और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद करते हुए उनको एक मौका होगा कि विपक्ष के सारे सवालों का जवाब वो दे सके। शुक्रिया अमोद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और जनसंख्या पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर ओवैसी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि 3 बच्चे वाले परिवार को 3000 रुपए की मदद देनी चाहिए। 4 दिन से चल रहे हंगामे के बाद संसद के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन ये सहमति बनी कि संसद सर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि 3 बच्चों का जो नॉर्म है वो अपनाया जाना चाहिए। 75 साल जो बाजा बजाया, झूठ फैलाया आपने पूरे देश में कि मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से बढ़ जाएगी, ये झूठ आपने फैलाया। 2021 का ऑर्गेनाइजर मैगजीन का आर्टिकल पढ़े, यही झूठ लिखा आपने, मुस्लिम आबादी बढ़ जाएगी, डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट चुनाव में राजस्थान में कहा था कि मुस्लिम महिला ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। और अगर वाकई में ये देश के हित में बात कर रहे हैं मोहन भागवत, तो उनको फौरन नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए, महाराष्ट्र की जो उनकी सरकार बनने जा रही है, कहना चाहिए कि एक लाडली औलाद के नाम से स्कीम निकालिए, जो 3 बच्चे पैदा करेगा 3000 उनका अकाउंट में डाल देंगे, मामला खत्म। और बीजेपी के लोगों को ये झूठा साबित कर दिए। जितने नेता बीजेपी के मंत्री हैं वो सब बोल रहे थे वो मुस्लिम पॉपुलेशन जिहाद का नारा लग गया था। जो बच्चे नहीं पैदा कर रहे वो शादी करके बच्चे पैदा कर ले, और जो तीसरा बच्चा पैदा करना चाहते हैं उनसे आप कह दीजिए कि हम आपको 3000 रुपये महाना देंगे। जो तीसरा बच्चा पैदा करेगा 6 साल तक आप 3000 रुपये अकाउंट में डालिए, देखिए कैसे आबादी दौड़ रही है। और प्रशासन से बातचीत के बाद किसानों ने ऐलान कर दिया है, प्रेरणा स्थल के अंदर जारी रहेगा प्रदर्शन। जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो एक बार फिर किसान दिल्ली कूच करेंगे, ये तय हुआ है। और इसी रजामंदी के साथ पुलिस और किसान नेताओं के बीच एक तरह का समझौता हो गया है। लेकिन किसानों ने ये साफ किया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो एक बार फिर वो दिल्ली कूच करेंगे। भूमि अधिग्रहण से जुड़े समझौते पर अमल करने की मांग के साथ दिल्ली कूच करने वाले किसान फिलहाल थम गए हैं। प्रशासन से बातचीत के बाद किसान संगठन नोएडा के प्रेरणा स्थल में ही अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। शर्त यह है कि उनकी मांग मानी जाए
और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो फिर दिल्ली कूच करेंगे। प्रशासन से वार्ता यही हुई है कि हमने जो आपकी बात आगे पहुंचा दी है और हमने जो बात आगे रखी है तो उन्होंने भी पॉजिटिव हमें दिया है। मुख्य सचिव से या किसी से जो बता रहे हैं, ये लोग जो अधिकारी आए थे उन्होंने बताया कि हमने आपकी बात आगे रखी है, तो वो लोग कुछ आपकी मांगों पर सहमत हैं और 1-2 दिन में ही जो भी निर्णय देंगे ये तो उसे हम क्लियर कर देंगे। किसान सड़क खाली करने को भी तैयार हो गए, जिसके बाद प्रशासन ने यातायात बहाल करने का काम शुरू किया। देखिए, अभी किसान भाई हमारे साथ में थे और वे लोग अंदर बैठ गए हैं। कुछ मांगे हैं, सक्षम अधिकारी जो वन विभागों के हैं वो बात कर रहे हैं और इस सड़क से वो लोग अंदर चले गए हैं। सड़क साफ हो रही है, अभी ट्रैफिक चालू हो रहा है। ये प्रेरणा स्थल है जहां पर किसानों को अंदर भेजा जा रहा है और अब जो ट्रैफिक है उसको फिलहाल यहां पर खोला जा रहा है। और एक बड़ी खबर है, सुखबीर सिंह बादल को धार्मिक सजा मिली है। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदारों ने सजा सुनाई है। सुखबीर 1 घंटे तक लंगर में झूठे बर्तन साफ करेंगे, ये सजा सुनाई गई है। बादल को श्री सुखमणी साहब का पाठ भी करना होगा। दरबार साहिब के बाहर बर्छा लेकर बैठना होगा। और संभल हिंसा को लेकर मचा सियासी संग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लखनऊ में आज सुबह से कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने से रोकने पर दिन भर हंगामा जारी रहा। संभल जाने से रोके जाने के बाद यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जब प्रशासन प्रतिबंध हटाएगा तो संभल जरूर जाएंगे। अभी वहाँ पर इन पुलिस अधिकारियों ने कहा है, जो इनके डीसीपी हैं और इनके अधिकारियों ने, कि 10 तक प्रतिबंध है। 10 के बाद मैंने कहा कि जब प्रतिबंध हटेगा तो कांग्रेस का डेलीगेशन जाएगा। इन्होंने कहा है कि हम 10 के पहले आपको अवगत करा देंगे या अवगत कराएंगे, हम जाएंगे। दोपहर में अजय राय के अपने समर्थकों के साथ संभल रवाना होने पर कांग्रेस दफ्तर के बाहर ही रोक दिया गया। पुलिस से काफी देर बहस के बाद अजय राय और कुछ कांग्रेस नेता कांग्रेस दफ्तर के बाहर बैठ गए। अजय राय अपने सभी साथी और सहयोगियों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा को हाउस अरेस्ट किया गया, जिसे लेकर उनकी पुलिस से काफी बहस हुई। इससे पहले प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को भी संभल जाने से रोका था। एमपी की राजधानी भोपाल में शूटिंग गेम के उभरते हुए एक सितारे ने आत्महत्या कर ली। आरोपी की शूटिंग एकेडमी ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। भोपाल की शूटिंग अकादमी में आज सन्नाटा है। यहाँ अक्सर शूटिंग की आवाजें गूंजा करती हैं, लेकिन सोमवार की सुबह एक ऐसी आवाज सामने आई जिसने एक जिंदगी खत्म कर दी। यहाँ खेल अधिकारी के शूटर और नाबालिग बेटे यथार्थ ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना शूटिंग अकादमी के रेस्टरूम की है। उसके द्वारा अपनी जो शॉटगन है उसका बैरल अपने चेस्ट पर लगा करके और पैर से उसके द्वारा जो ट्रिगर ऑपरेट किया गया था, जिसकी वजह से ये घटना। मृतक अशोक नगर का रहने वाला था। पिछले 2 साल से वो शूटिंग अकादमी में अभ्यास कर रहा था। आत्महत्या का कारण 40,000 रुपए की चोरी के आरोप को बताया जा रहा है। किसी अन्य प्लेयर के कुछ 40,000 रुपए चोरी हुए थे, जिसका जो संदेह है वह जो मृतक है यथार्थ उस पर व्यक्त कर रहा था। क्या वाकई में ये कारण है कि 40,000 रुपए की चोरी का आरोप लगा, उसके डर से उसने खुद को गोली मार ली है या फिर कोई और भी कारण है? क्योंकि अभी तक पुलिस को किसी भी तरह का कोई सुसाइड नोट न तो मौके से मिला है, न उसके बैग से मिला है, न सोशल मीडिया पर इस तरह की कोई चीज़ उसके द्वारा लिखी गई है। केंद्र सरकार ने 2 परमाणु पनडुब्बियों के देश में निर्माण को मंजूरी दे दी है। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने यह जानकारी दी। नौसेना बेड़े की ताकत जल्द ही बढ़ने जा रही है। नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार की ओर से 2 परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण की मंजूरी के बाद नौसेना का आत्मविश्वास और बढ़ेगा। आधुनिक तकनीक से स्वदेशी हथियारों पर विश्वास मजबूत हो रहा है। भारत जल्द ही 26 नौसैनिक राफेल जेट और 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की प्रस्तावित खरीद को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। नौसेना को 31 और ताकतवर युद्धक जहाज और प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों की जरूरत और है। एक जहाज को अगले साल नौसेना में शामिल किया जाने वाला है। नौसेना को 60 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन की भी जरूरत है।